तो आपके लिए सलाम टीवी की तरफ से नए साल की खास पेशकश रिवाइंड 2024। इस पेशकश में आपको बताएंगे कुछ ऐसे वाकयात जो कभी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि गुजरे वक्त को सिर्फ हम यादों में सजाकर रख सकते हैं। क्योंकि एक बड़े शायर ने कहा है कि फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, राख हो जाएगा ये साल भी हैरत कैसी। हर साल की तरह साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर बीत चुका है और साल 2024 भी बीते सालों की तरह दुनिया को अलविदा कह रहा है और लोग जोशो खरोश के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर साल 2025 का इस्तकबाल कर रही हैं। लेकिन हर साल की तरह साल 2024 भी कुछ मिली जुली या यूं कहें कि कुछ अच्छी और बुरी यादें छोड़कर चला गया, जिसे ये दुनिया लंबे अरसे तक याद रखेगी। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ बड़े सियासी वाकयात पर जिन्होंने सियासत में बड़ा उलटफेर किया। 10 मार्च 2024 दिन इतवार, वक्त तकरीबन शाम के 4 बजे। यही वो तारीख थी, यही वो दिन था, यही वो वक्त था जब साल 2024 का पहला सियासी वाकया रोनमा हुआ। जब इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा 2024 की तारीखों का ऐलान किया तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गईं। दिग्गजों के नामों की लिस्ट के ऐलान करने लगी तो कोई अपनी कैंपेन के लिए अपने लीडरान के नामों की लिस्ट जग जाहिर करने लगी। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इलेक्शन हर बार की तरह आम नहीं था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 2 ही ग्रुप आमने सामने थे। एक तरफ बीजेपी का एनडीए ग्रुप और दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शरद पवार वाली एनसीपी के अलावा साउथ इंडिया की सियासी पार्टियां, जिन्होंने इत्तेहाद कर इंडिया ग्रुप तैयार किया, जिसको लेकर ये इलेक्शन एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया था। इस चुनाव में जहां एनडीए अब की बार 400 पार के नारे का दम भर रहा था, वहीं दूसरी जानिब इंडिया भारत के संविधान और लोगों के हुकूक को बचाने के लिए चुनाव में उतरा था। लेकिन जब 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में आम चुनाव की वोटिंग हुई तो लोगों के कयास और उनके इरादे धराशायी होते नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी लीडरान की किस्मत ईवीएम में कैद थी, जिसका फैसला 4 जून को होना था। धीरे धीरे 4 जून भी करीब आ गई और 400 का दम भरने वाला एनडीए ग्रुप 400 के आंकड़े तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सरकार बनाने के लिए अक्सरियत का आंकड़ा जेडीयू और टीडीपी की मदद से जरूर छू लिया और तीसरी बार भी वज़ीर-ए-आज़म की गद्दी पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो गई। साथ ही इस इलेक्शन में इंडिया की बड़ी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को काफी अच्छी बढ़त मिली। इसके अलावा इस आम चुनाव में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी की यूपी में वापसी भी एक अहम मुद्दा था, क्योंकि राहुल गांधी के चाहने वालों को उम्मीद थी कि वो एक बार फिर अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी में वापसी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के सियासी सलाहकारों की स्ट्रैटेजी कुछ और ही थी, जिसके तहत उन्होंने राहुल गांधी को इस बार रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पुश्तैनी सीट रायबरेली में बड़ी जीत दर्ज कर यूपी में वापसी की। मुल्क में जहां एनडीए की नई हुकूमत बनने के लिए तैयार थी, वहीं पीछे पीछे मुल्क की 3 रियासतों में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ था, जो लोगों की नजर से बचते हुए बड़ा उलटफेर करने को तैयार था। क्योंकि 2024 में उड़ीसा में साल 2000 से लगातार सत्ता में आने वाली पार्टी के एक बड़े लीडर नवीन पटनायक को जबरदस्त झटका लगा। दरअसल इस इलेक्शन में नवीन पटनायक को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस इलेक्शन में सत्ता में बैठी नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने सिर्फ 51 सीटों पर ही जीत दर्ज करवाई, जबकि बीजेपी ने नवीन पटनायक की 24 साल के राज को खत्म करते हुए 78 सीटें हासिल की। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी जीत का डंका बजाते हुए 60 में से 46 सीटों पर भारी वोटों से जीत दर्ज की, जिसके बाद पेमा खांडू ने तीसरी बार सीएम ओहदे का हलफ लिया।
इसके अलावा सिक्किम में भी अनोखे नतीजे देखने को मिले, क्योंकि हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए अपोजिशन का होना जरूरी होता है। लेकिन 32 सीटों वाली सिक्किम असेंबली में सभी एमएलए एक ही पार्टी के हैं। दरअसल साल 2024 के चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। हाल ही में 2 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन में एसकेएम ने जीत दर्ज कर सभी सीटें अपने नाम कर तारीख भी रकम कर ली। इन तीनों रियासतों के असेंबली इलेक्शन के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सियासी पार्टियों की नजर एक दहाई के बाद होने वाले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव और हरियाणा के चुनाव पर थी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन था, जिसको लेकर जेएनके के वोटर्स ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसका असर ये हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी कर एक बार फिर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का सीएम बनवा दिया और बीजेपी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरे नंबर पर रही। दूसरी तरफ हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस ने सिर्फ 37 सीटें हासिल की और बीजेपी ने सभी लीडरान के दावों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर 48 सीटों पर जीत दर्ज कर नायब सिंह सैनी को हरियाणा के सीएम ओहदे का हलफ दिलाया। इसके अलावा अब बारी थी 2024 में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इलेक्शन की, जिसको लेकर अपोजिशन को अपनी हार पर जीत का मरहम लगाने का अच्छा मौका था। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नतीजों ने भी सभी को बेहद चौंका दिया। दरअसल किसी ने भी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में मिली करारी हार के कुछ ही महीनों बाद सत्ता में काबिज महायुति को एक बड़ी जीत हासिल होगी। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाब में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 57 और 41 सीटों पर जीत का परचम लहराया। कांग्रेस की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को बड़ा झटका तब लगा जब मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन में अपना सबसे खराब मुजाहरा करते हुए सिर्फ 16 सीटें ही अपनी झोली में डाली। शरद पवार की एनसीपी यानी एसपी को 10 सीटें मिली, जबकि उद्धव ठाकरे की यूबीटी को 20 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा। दूसरी जानिब झारखंड में हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर सत्ता में शानदार वापसी कर सभी को चौंका दिया। असेंबली इलेक्शन में इंडिया ने एनडीए को शिकस्त देते हुए 56 सीटों पर फतेह का परचम लहरा दिया। इसमें जेएमएम ने 34, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और सीपीआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 21, आजसू और एलजेपी रामविलास ने एक सीट जीती। 2024 में हुई इलेक्शन में न सिर्फ हिंदुस्तानी सियासत में बदलाव की झलक देखने को मिली, बल्कि ये भी दिखा कि अवाम अब तरक्की और जवाबदेही को ही तरजीह दे रही है। ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जमहूरियत और माशी हालत को तय करने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो देखा नाज़रीन आपने पूरे साल कैसे लोकसभा से लेकर असेंबली इलेक्शन में कितने उलटफेर देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं साल 2024 में ऐसे वाकयात के बारे में जिसने सियासत में भूचाल और रियासतों में कभी ना भूलने वाली तारीख रकम कर दी, जो कभी भुलाई भी नहीं जा सकती। जी हाँ, चाहे हिंदुस्तान की सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री हो या दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का जेल जाना और आतिशी सिंह के अलावा चंपाई सोरेन का वजीर आला बनना या फिर मणिपुर का लगातार जलना जैसे अहम मुद्दे इस पूरे साल चर्चा में रहे। चलिए अब नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कहते हैं सियासत की बात हो और नेहरू गांधी परिवार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2014 से अब तक ऐसा कोई इलेक्शन या लोकसभा राज्यसभा में कोई ऐसा सेशन नहीं रहा जब नेहरू गांधी परिवार की बात ना हुई हो। ऐसा लगता है कि सत्ता में काबिज मोदी सरकार और उनकी काबीना के वुज़रा अगर नेहरू गांधी की बात ना करें तो उनकी सियासत ही पूरी नहीं होती। इसी बीच
साल 2024 में गांधी परिवार की एक और मेंबर प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदुस्तान की सियासत में एंट्री की। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी और भाई राहुल गांधी के लिए जमकर कैंपेनिंग की। इसको देखते हुए पार्टी ने उन्हें वायनाड के बाई इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया, जहां अवाम ने अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए उन्हें इतना प्यार दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी से भी बड़ी जीत हासिल की और लोकसभा में एंट्री की। प्रियंका यही नहीं रुकी, बल्कि पहले ही दिन पार्लियामेंट में उन्होंने सरकार से ऐसे सवाल पूछे जिसे सुनकर सभी को आयरन लेडी इंदिरा गांधी की याद आ गई। पूरे मुल्क की तरह 2024 में दिल्ली की सियासत में भी बड़ा वाकया देखने को मिला, जहां शराब घोटाला मामले में कैद अरविंद केजरीवाल सीएम ओहदे से इस्तीफा नहीं देने की जिद पर अड़े हुए थे। वहीं 13 सितंबर को जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने अचानक सीएम ओहदे से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया, जिससे उनकी पार्टी के लीडरान और अपोजिशन में भी खलबली मच गई। दरअसल इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप प्रत्यारोप की सियासत कर रहे अपोजिशन की बयानबाजी वाली सियासत को खत्म कर दिया। इसके अलावा केजरीवाल ने अवाम के सामने कसम खाई कि क्लीन चिट मिलने के बाद ही वो सीएम ओहदे को कबूल करेंगे। इस पूरे मामले के बाद दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इसी पर सभी की नजर टिक गई थी। माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के सीएम ओहदे की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच पार्टी के एमएलएस की मीटिंग में आतिशी का नाम दिल्ली के सीएम ओहदे के लिए आगे पेश किया गया और इस पर सभी ने अपनी रजामंदी दिखाकर आतिशी को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के लीडर और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी साल 2024 काफी उतार चढ़ाव वाला साल ही रहा, क्योंकि ये साल हेमंत सोरेन के लिए एक करारा झटका लेकर आया था। उन्हें जनवरी में ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड के सीएम ओहदे का हलफ दिलाया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड के सीएम का ओहदा संभाला। इस पूरे मामले के दौरान चंपई सोरेन झामुमो छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन असेंबली इलेक्शन में जेएमएम ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बन गए। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को कब तक इन मामलों से छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन सलाम टीवी यही दुआ करता है कि सभी पार्टियों के लीडरान आवाम के तई अपनी जिम्मेदारियों को समझे और मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और फिलहाल ये रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नाजरीन, साल 2024 किसी लीडर के लिए बेहतरीन रहा तो किसी लीडर को अपने कुछ दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़े और उसके बाद सियासी गलियारों में ये बड़े उलटफेर देखने को मिले। फिलहाल सियासी पार्टियां दिल्ली के आने वाले इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई हैं, क्योंकि इस साल सियासत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनसे सीख लेते हुए सभी पार्टियां कुछ अलग तरीके से दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए नई स्ट्रैटेजी बना रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साल 2024 हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए भी काफी बुरा साबित हुआ, जिसने मुल्क के नौजवानों एप्लीकांट्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तालीम माफिया और टेबल के नीचे से नौकरी दिलाने वाले इस जुगाड़ में लगे रहे कि किस तरह पेपर लीक कर नौजवानों से पैसा कमाया जाए, जिससे ये मुद्दा एक बड़ा मामला बन गया, जिसकी गूंज सड़कों से होते हुए संसद तक सुनाई दी और सरकारों ने अपने अपने तरीके से एक्शन लेने और कानून बनाने की बात कही। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चा जब स्कूल या कॉलेज जाता है तो उससे माँ बाप और समाज का एक ही सवाल होता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, जिसको लेकर बच्चा अपनी जिंदगी का एक टारगेट साथ लेता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आईएएस, आईपीएस या सरकारी अफसर बनना है। लेकिन इतनी पढ़ाई और तैयारी करने के बावजूद अगर पेपर लीक का किसी मामले में सामने आए तो समझ जाता है, क्योंकि साल 2024 में
पेपर लीक माफिया ने कई नौजवान बच्चों की जान ली और उनके सपनों को तोड़ा है। पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा पहला मामला फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद सामने आया था। इसके बाद नीट यूजी, CUET, बिहार CHO और SSC CGL जैसे अहम इम्तिहान में भी पेपर लीक होने की खबरें आई, जिसने एप्लीकांट्स की खुशी में नजर लगा दी। जून 2024 में पेपर लीक मामले को रोकने के लिए कानून लाया गया था। पेपर लीक कानून फरवरी 2024 में पारित हुआ था। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का नाम दिया है। इस कानून के तहत सभी पब्लिक इम्तिहान में गैरवाजिब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। मंसूबाबंद तरीके से पेपर लीक करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अब तफसील से जानते हैं 2024 में हुए इम्तिहान के पेपर लीक का पहला मामला यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के रूप में सामने आया था। इस इम्तिहान में तकरीबन 45 लाख नौजवानों ने बड़ी उम्मीद से अप्लाई किया था। ये एग्जाम 18 फरवरी को होना था, लेकिन एग्जाम के कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक की खबरें सामने आ गई। इसके चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। पुलिस के मुताबिक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम के पेपर लीक करने वालों ने इसके लिए 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच वसूल किए थे। हालांकि इस मामले में अब तक 244 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी से साफ है कि एक बड़ा रैकेट है जिसने इस मामले को अंजाम दिया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने सेक्शन ऑफिसर SO और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के 444 ओहदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम मुनक्किद किया गया था। नेशनल लेवल पर मुनक्किद किए इस भर्ती इम्तिहान का पेपर उत्तराखंड और राजस्थान में लीक हो गया। उस वक्त हाई लेवल पर जांच हुई तो पुलिस ने कई कोचिंग ऑपरेटर्स और सर्वर गैंग को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर पता चला कि एनीडेस्क ऐप के जरिए एप्लीकांट्स की नकल में मदद कर पेपर सॉल्व कराया गया था। CSIR के SO और ASO की भर्ती के पेपर लीक के मामले का शोर अभी थमा भी नहीं था कि UPPSE के RO और ARO का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 11 फरवरी 2024 को होना था, उसका भी पेपर लीक हो गया। मामला सामने आने के बाद इम्तिहान रद्द कर दिया गया। पता चला कि एग्जाम देने वाले एप्लीकांट्स के लिए हरियाणा के मानेसर और MP के रीवा में रिजॉर्ट बुक कराए गए थे, जहां एप्लीकांट्स को एग्जाम से संबंधित सारी सहूलतें मुहैया कराई गई थी। सभी एप्लीकांट्स के इकट्ठा होने के बाद ही उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मुहैया कराई गई थी। पेपर लीक मामले से परेशान होकर बच्चों को इंतजार के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पेपर लीक करने वाले माफिया इस कदर एक्टिव थे कि इस बार उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी को भी नहीं छोड़ा। माफिया ने 5 मई 2024 को मुनक्किद नीट यूजी का पेपर भी लीक करा दिया, जिसके चलते ये मामला एक बड़ा मुद्दा बना। इस बार ये मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि 1563 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने का इल्जाम महकमे पर ही लगा था। रिजल्ट आने के बाद मुतासिर एप्लीकांट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, क्योंकि इस बार टॉपर्स की तादाद 61 पहुंच गई थी। पर नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट 2024 में टॉपर्स की तादाद 61 से घटकर 17 रह गई थी। सरकार और इंतजामिया के एक्शन के बावजूद पेपर लीक मामले का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था और नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में था। 18 जून 2024 को होने वाली UGC नेट एग्जाम को वजारत तालीम ने 19 जून को रद्द कर दिया था, क्योंकि इस बार पेपर कोई आम तरीके से नहीं बल्कि डार्क नेट के जरिए लीक कराया गया था, जिसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि UGC नेट का पेपर डार्क नेट पर लीक हो चुका है और फिर इसे टेलीग्राफ के जरिए फैला दिया गया है। इस वजह से वजारत ने इम्तिहान की प्रियोरिटी बनाए रखने के लिए पेपर को रद्द कर दिया और एग्जाम फिर से मुनक्किद किया गया। पेपर लीक के सिलसिले में लगातार इजाफा हो रहा था।
इसी लिस्ट में 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC का CGL इम्तिहान हुआ था। इस एग्जाम में पेपर लीक होने की खबरें उजागर हुई। कई एप्लीकेंट्स ने इल्जाम लगाया कि कई अभ्यर्थियों ने OMR शीट पर कोई जवाब नहीं भरा था, जिससे ये शक हुआ कि पेपर लीक हो गया था। ये मामला साफ तौर पर भर्ती इम्तिहान में धांधली की तरफ इशारा कर रहा था। एप्लीकेंट्स ने पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर गवर्नर के पास अपील की थी, जिसको लेकर गवर्नर ने CM और JSSC को जांच करने के लिए कहा था, जिसके चलते JSSC के सेक्रेटरी की क़यादत में 3 मेंबर्स की जांच टीम बनाई गई थी, जो मामले की जांच कर रही है। लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलने पर एप्लीकेंट्स लगातार मुजाहिरा कर एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन इम्तिहान के अलावा कुछ दीगर एग्जाम के पेपर भी लगातार लीक हो रही हैं। फिलहाल इन पेपर लीक मामलों से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि पेपर रद्द होने के बाद डिपार्टमेंट और सरकार लगातार एग्जाम की तारीखें मुलतवी कर रही है, जिससे बच्चों की उम्र बढ़ रही है और उन्हें बेरोजगार के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सरकारें इस मामले को कब तक सुलझा पाएगी और हमारे मुल्क में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का स्वाद चखा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। अब बात करते हैं साल 2024 में दुनिया की ऐसी घटनाओं के बारे में जिसने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि लगातार तरक्की की राह पर बढ़ रहे मुल्क के लिए ये साल कोई काले साए से कम नहीं था। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ और दोनों ही लीडरान को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के अलावा हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते में तलखी देखने को मिली। साथ ही ये साल इलेक्शन के नजरिए से भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के चुनाव पर भी दुनिया की नजर थी, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपोजिट पार्टी की लीडर कमला हैरिस को हराकर 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की। चलिए देखते हैं इसी पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। भारत के कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए साल 2024 काफी कुछ बेहतर लेकर आया। दूसरी जानिब एक मुल्क ऐसा भी रहा जहां की PM को अपना ही मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह लेने लगी। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि तरक्की की राह तेज रफ्तार से दौड़ रहा बांग्लादेश है, जहां सियासत में अगस्त 2024 में इस कदर उथल पुथल हुई कि मुल्क की बढ़ती मईशत पर मानो पावर ब्रेक लग गया हो, क्योंकि पूरे बांग्लादेश में जगह जगह पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने को मिले, जिसने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट के रखा। शेख हसीना ने अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में पनाह दी, जिसके बाद इकोनॉमिस्ट यूनिस मोहम्मद की क़यादत में जहां एक उबूरी हुकूमत ने कमान संभाली, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ जुल्म और सितम बढ़ता चला गया। इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में भी काफ़ी तलखी देखने को मिली। भारत ने बांग्लादेश से माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी पुख्ता करने को कहा। वहाँ बांग्लादेश ने भारत को जवाब देते हुए शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की बात कह डाली। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को वहीं इसी तरह हिंदुस्तान और कनाडा के सिफारती रिश्तों में काफी कशीदगी देखने को मिली। ये मामला कनाडा में एक अलगाववादी सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद सुर्खियों में आया, क्योंकि मारा गया शख्स कनाडा का शहरी था, जिसको लेकर PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इल्जाम लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में हिंदुस्तान का हाथ है, जिसको लेकर भारत की तरफ से काफी नाराजगी देखने को मिली, जिसकी इंडिया की तरफ से मुखालफत की गई। हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स तक सस्पेंड कर दिया। भारत ने कुछ वक्त तक वीजा जारी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी।
वाज़ेह है कि कनाडा में हिंदुस्तानी मूल के तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं, जो कि हिंदुस्तानियों का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है। इसके अलावा सीरिया में भी 24 साल से सत्ता में काबिज असद सरकार का तख्ता पलट हो गया, जहां हयात तहरीर अल शाम HTS की क़यादत में लंबे अरसे से बगावत कर रहे बागी लड़ाकों ने अलेप्पो, हामा और होम्स शहरों पर कब्जा करने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही बागियों ने सीरिया की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट बशर अल असद ने मुल्क छोड़कर रूस में पनाह ले ली है। साथ ही बागियों ने यह भी बताया कि हमने HTS के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी की क़यादत में सीरिया की इंतजामिया अपने हाथों में ले ली है, जिसकी एक अच्छा दोस्त होने के नाते भारत ने खूब मुखालिफत भी की, क्योंकि सीरिया ने भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत को सपोर्ट किया था। वाज़ेह है कि असद सरकार के खिलाफ बागी 2011 से ही सीरिया में लगातार मुखालिफत करते आ रहे थे, क्योंकि सीरिया की गद्दी पर तकरीबन 53 साल से असद फैमिली का ही कब्जा था। बशर अल असद से पहले उनके वालिद हाफिज अल असद ने 29 साल तक सीरिया पर राज किया था। साथ ही 2024 में इजराइल की फिलिस्तीन, लेबनान के अलावा ईरान के साथ भी तनातनी देखने में आई, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इनडायरेक्ट तौर पर ईरान भी शामिल है। इजराइल से लड़ रहे हमास, लेबनान में एक्टिव ग्रुप हिजबुल्ला और यमन में हुज़ियों की ईरान मदद करता है। इसके अलावा वो इराक और मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में एक्टिव मिलिशिया की भी मदद करता है। ईरान इस तरह के मुखालिफिन को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इस साल कम से कम 2 मौकों पर दोनों मुल्क आमने सामने आ ही गए थे। ईरान ने सीरिया के दमिश्क में अपनी एम्बेसी पर हुए हमले के जवाब में 14 अप्रैल को इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को फिर इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान में हमास की सियासी ब्रांच के चीफ इस्माइल हानिया का तेहरान के एक सरकारी गेस्ट हाउस में कत्ल कर दिया। साथ ही गाज़ा में इजराइल हिजबुल्लाह की शिकरी को भी चरम पर पहुंचा दिया। इजरायली फौज ने 23 सितंबर को लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह समेत कई कमांडर्स की मौत हो गई। इसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक जंगबंदी का समझौता करवाया। इससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से ज्यादा के अरसे से चल रही लड़ाई खत्म हो गई। साल 2024 पाकिस्तान के लिए भी काफी बुरा ही रहा। यहाँ पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके लाखों हामी सड़कों पर उतर आए, जिससे वहाँ की सियासत जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिली। जिससे साल 2025 में इमरान खान के आंदोलन और पाकिस्तान की माशी बहरान का असर वहाँ की सियासत और स्थिरता पर दिखाई दे सकता है। अगर पाकिस्तान में सियासी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका असर भारत पर भी हो सकता है, क्योंकि ये इलाकाई सिक्योरिटी और माशी रिश्तों को मुतासर कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब साल के आखिरी महीने में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारगर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसमें अमेरिका को भी निशाना बनाने की सलाहियत होगी। इस बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में 19 दिसंबर को मुनक्किद D8 सम्मेलन में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच खास मुलाकात हुई। दोनों लीडरान ने कारोबार, मईशत के अलावा कल्चरल डेलीगेशन बढ़ाने पर चर्चा की। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ एक्टिविटी के बीच शरीफ और यूनुस की ये मुलाकात काफी फिक्र करने वाली है।
साथ ही अमेरिका में भी इस साल काफी उतार चढ़ाव ही रहा। इस साल नवंबर में प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज करवाई। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिंदुस्तानी मूल की कमला हैरिस को तकरीबन 86 वोटों से शिकस्त दी। इस इलेक्शन में ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट और कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेसिडेंट ओहदे के साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट में अक्सरियत हासिल कर ली है। ट्रंप की जीत के साथ ही इंटरनेशनल सियासत में कई तरह के बदलाव आने की उम्मीद दिख रही है। इसमें सबसे पहले कुछ मुल्कों पर टैरिफ बढ़ाना है। कहा जा रहा है कि ट्रंप के सदर ओहदे का हलफ लेने के बाद इसराइल गाजा जंग और रूस यूक्रेन जंग की दशा और दिशा में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि साल 2025 दुनिया के किन किन मुल्कों के लिए अच्छा साबित होगा। फिलहाल हम इस नए साल की खुशी में दुआ तो यही करते हैं कि आने वाला साल सभी के लिए खुशियाँ और तरक्की लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम की। और फिलहाल ये रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी में कितनी भी हो परेशानियां, कितनी भी मुश्किलों का हो सामना, जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए नाजरीन की फरमाइश पर आलमी शोहरत याफ्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मिलिए रोजाना सुबह 8 बजे राह नजात में डॉक्टर असलम खान के साथ, सिर्फ सलाम टीवी पर। और अब बात करते हैं दुनिया की आधी आबादी कही जाने वाली खवातीन की, जो अब एक से बढ़कर एक ओहदे पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। इसी को लेकर साल 2024 में पार्लियामेंट के सेशन में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, लेकिन मुल्क में कई खातून लीडर ऐसी भी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अपने कद को बढ़ाया, तो किसी ने अपनी सियासी पहचान का झंडा बुलंद किया। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत हिंदुस्तानी सियासत में प्रियंका गांधी वाड्रा कोई नया नाम नहीं है, बल्कि सभी हिंदुस्तानी सालों से उनके बारे में जानते और सुनते आ रही हैं। कांग्रेस ने यूपी में प्रियंका को स्टार कैंपेनर के तौर पर उतारा था और जिसका आगाज उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ किया। एक नारा दिया आपको, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन वहाँ उन्हें सियासत के दाव पेच की सीख तो मिली, लेकिन कोई खास कामयाबी हाथ न लगी। साल 2024 में एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने लोकसभा इलेक्शन में स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी की कमान संभाली, जिसमें उन्होंने यूपी में राहुल की वापसी के अलावा पार्टी को भी कई सीटों पर कामयाबी दिलाई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने साल खत्म होते होते प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर वायनाड की जिम्मेदारी दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने भाई की विरासत को एक बड़ी जीत के तौर पर संभाला। साल 2024 में दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी काफी चर्चा में रही, जिसमें एक नाम बहुत ही जगजाहिर रहा, जिसे लोग केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की वजीर आला के तौर पर देख रहे थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की सरकार चलाना नामुमकिन सा लग रहा था। साथ ही आपके हालात देखते हुए पार्टी को टूटने का भी डर सता रहा था। इस बीच केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आतिशी ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए बखूबी दिल्ली में सरकार चलाई और पार्टी को बचाने के साथ साथ सभी लीडरान और कारकुनान को एकजुट रखा, जिसको देखते हुए पार्टी के सभी एमएलए और आला कमान ने उन्हें दिल्ली की सीएम ओहदे का हलफ दिलाया। फिलहाल आतिशी की मेहनत और आवाम का उनके तय प्यार ही है कि पहली बार एमएलए बनने के बाद दिल्ली की सीएम बन गई। आतिशी, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित
अन्ना आंदोलन से चर्चा में आए स्वाति मालीवाल का साल 2024 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। हालांकि इस साल में स्वाति मालीवाल को कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली, बल्कि ये साल उनके लिए काफी मुश्किलों वाला रहा। दरअसल स्वाति मालीवाल शुरू से ही खवातीन के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं और जिसको लेकर वो दिल्ली महिला आयोग की सदर की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के चीफ के घर में उनसे मारपीट और बदसलूकी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी। पार्टी के लीडरान के समझाने के बावजूद स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ संजीदा इल्जाम लगाए थे, जिसको लेकर कोर्ट ने विभव को अभी भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है और मामले की जांच चल रही है। बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने वाली और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाने वाली सुपरस्टार एक्ट्रेस कंगना रनौत एक ऐसी लीडर बन चुकी हैं जो आए दिन अपोजिशन पर लगातार हमलावर रहती हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट मंडी से उम्मीदवार बनाया था, जिसमें कंगना रनौत कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सीएम राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराकर एमपी बनी थी। हालांकि सियासत में आने पर अपोजिशन और लोग कह रहे थे कि कंगना का बड़बोलापन उनको ले डूबेगा, लेकिन कंगना ने एमपी बनने के बाद संजीदगी और समझदारी के साथ हर हालात को संभाला। फिलहाल अब वो तनाज़े से दूर और आवाम की खिदमत करने में लगी हुई है। वाज़ेह हो कि कंगना रनौत बॉलीवुड की महज उन चुनिंदा एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस के बिना अपने दम पर कई सुपरहिट फिल्में अपने नाम की है। साल 2024 में एक और ऐसी शख्सियत का नाम खबरों में रहा जिन्होंने अपनी मेहनत और आवाम की खिदमत कर उनके दिलों में जगह बनाई। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर पार्लियामेंट में शानदार वापसी की। दरअसल मोइत्रा को पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने पिछली पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछने के इल्जाम में मुजरिम करार दिया था, जिसको लेकर महुआ मोइत्रा की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि मोइत्रा ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में 56,705 वोटों से बीजेपी के अमृता रॉय को शिकस्त दी और दोबारा पार्लियामेंट में पहुंची। इसके बाद उन्होंने ऐवान को बुलंद आवाज में खिताब किया और कहा कि ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिन्होंने जबरन उन्हें पार्लियामेंट से बाहर किया था। साबिक वजीर खारजा और बीजेपी लीडर रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने भी साल 2024 में हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखा। बीजेपी ने बांसुरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें नई दिल्ली लोकसभा सीट से पहली बार उम्मीदवार बनाया था, जहां बांसुरी को आवाम ने जबरदस्त प्यार दिया और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सोमनाथ भारती को तकरीबन 78,000 वोटों से हराकर जीत का परचम लहराया। साल 2024 लोकसभा में एंट्री लेने वाली नौजवान लीडर इकरा हसन के नाम रहा। यूपी की कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के भरोसे को बरकरार रखते हुए बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हार का स्वाद चखाया। इस मुकाबले में इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी को 60,000 वोटों से शिकस्त दी, क्योंकि यहाँ के आवाम ने उनकी सोच, समझ और सुलूक को पसंद किया और पार्लियामेंट तक पहुँचाया, जिससे इकरा हसन का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ने की उम्मीद है। महिला पहलवानों के लिए आवाज बुलंद करने वाली विनेश फोगाट का साल 2024 भी काफी जद्दोजहद वाला रहा। इस साल विनेश ने बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में पटखनी दे दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट सिर्फ एक ऐसी पहलवान थी जिन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि फाइनल मुकाबले में ज्यादा वजन की वजह से उन्हें नाअहल करार दिया गया, जो विनेश और उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन पहलवान विनेश कहां हार मानने वाली थी, क्योंकि उन्हें ऐसी मुश्किलों को धोबी पछाड़ देना बखूबी आता था। इसलिए विनेश ने हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया, जिसके चलते पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए हरियाणा की जुलाना असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां विनेश फोगाट ने अपने विरोधी योगेश बैरागी को 6,015 वोटों से करारी शिकस्त दी। फिलहाल हमारे मुल्क में खवातीन अब एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल कर नई तारीख रकम कर रही हैं, जिसे देखते हुए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरू।
नया साल एक नई ताजगी और नए आगाज के साथ दस्तक दे रहा है, लेकिन साल 2024 ने कई ऐसे गम भी दिए जो कभी भर नहीं सकते। इस साल सियासत, कारोबार और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस फहरिस्त में साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीताराम येचुरी, बिजनेस टाइकून रतन टाटा, तबला वादक जाकिर हुसैन, फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल से लेकर बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। इन सभी को हमने इस रिपोर्ट के जरिए नम आंखों से खराजे अकीदत पेश की। देश और दुनिया में अलग पहचान रखने वाले बड़े इकोनॉमिस्ट और साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन लंबे अरसे से रेस्पिरेटरी डिजीज के अलावा कई बीमारियों से मुकाबला कर रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे मुल्क के पीएम ही नहीं बल्कि एक बड़े वजीर खजाना के तौर पर भी मुल्क की खिदमत की थी। आपको बता दें कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई और मुल्क दिवालिया होने की कगार पर था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। हिंदुस्तान बिजनेस टाइकून और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस पद्म विभूषण रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। दरअसल रतन टाटा गंभीर बीमारी के चलते आईसीयू में भर्ती थे। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर लोगों ने सुनी, तब हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मायूसी छा गई और देश दुनिया की सियासी और कारोबार के अलावा एंटरटेनमेंट जगत के लोगों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान भी थे। इसके अलावा उनकी खास बात ये भी थी कि उन्हें जानवरों से, खासतौर पर स्ट्रे डॉग से काफी लगाव था, जिसको लेकर वो एनजीओज और एनिमल शेल्टर्स को भी दान करते थे। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ और बहन के लिए शायरी लिखने और पढ़ने को लेकर दुनिया के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने 14 जनवरी 2024 को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 71 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर लोगों तक पहुंची तो मानो देश और दुनिया में खामोशी छा गई और उनको खराजे अकीदत पेश करने वालों का तांता लग गया। मुनव्वर का जन्म 26 नवंबर 1952 को यूपी के रायबरेली में हुआ था। मुनव्वर राणा उर्दू के बड़े शायर थे। वो हमेशा अपनी शायरी में अवधी और हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे, जिस वजह से माँ के लिए शेर लिखने में उनको कोई मात नहीं दे सका, जिससे वो हिंदुस्तान के अलावा दुनिया वालों के दिलों पर राज करते थे। दुनिया को अलविदा कहने वाले सितारों की लिस्ट में तबला के बेहतरीन कलाकार और उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम भी शामिल है। 15 दिसंबर 2024 को 73 साल की उम्र में तबला वादक जाकिर हुसैन ने अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। हुसैन फेफड़ों से संबंधित बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से लड़ रहे थे। मशहूर तलबा वादक जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। वाज़ेह हो कि हुसैन ने अपने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण के अलावा पद्म विभूषण जैसे सम्मान अपने नाम किए थे। हिंदुस्तान के मशहूर गजल गुलकार पंकज उधास का 72 साल की उम्र में 26 फरवरी 2024 को ब्रीच कैंडी अस्पताल में इंतकाल हो गया, जिसकी तस्दीक खुद उनकी बेटी नायाब उधास ने एक पोस्ट पर दी। दरअसल वो पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से काफी लंबे वक्त से जूझ रहे थे। पंकज जैसे गुलकार का यूं दुनिया से जाना फैंस को गमगीन कर गया,
खासकर शंकर महादेवन और सोनू निगम ने उनका जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान बताया, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बिहार की स्वर कोकिला और छठ गीतों को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पद्मश्री और पद्म भूषण से सरफराज क्लासिकल सिंगर शारदा सिन्हा का नहाए खाए के दिन जाना मानो छठ की खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। 5 नवंबर को 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो बीते 6 सालों से ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लगातार लड़ रही थी। इसकी जानकारी उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी बड़ी हस्तियों ने पोस्ट कर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आपको बता दें कि साल 2024 में छठ पूजा से 4 दिन पहले शारदा सिन्हा ने एक गीत दुखवा मिटाए छठी मैया रउए आसरा हमार जारी किया था और लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छठ पूजा की मुबारकबाद पेश की थी। दिग्गज राजनेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का 19 अगस्त 2024 को इंतकाल हुआ था। वो काफी वक्त से फेफड़ों से मुतालिक बीमारी से जूझ रहे थे। सीताराम येचुरी वामपंथी सियासत के एक अहम फेज थे। येचुरी साल 2074 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे। साल 1975 से वो लगातार सीपीआईएम से जुड़े रहे। राजनीति में पकड़ रखने वाले येचुरी 2005 में मगरिबी बंगाल से राज्यसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचे थे। येचुरी को 2015 में सीपीआईएम का 5वां जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद उन्हें 2018 और 2022 में भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। बिहार की सियासत के मरकज कहे जाने वाले बीजेपी के दिग्गज लीडर सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को इंतकाल हुआ था। वो लगातार कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे। तकरीबन 5 दहाइयों तक बिहार की सियासत में अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाने वाले सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे थे। सुशील कुमार 1990 में पटना सेंट्रल असेंबली सीट से इलेक्शन जीतकर बिहार असेंबली पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने 1995 और 2000 में असेंबली सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2004 में भी सुशील कुमार मोदी ने भागलपुर लोकसभा सीट से जीत का परचम लहराया था। वाज़ेह हो कि साबिक डिप्टी सीएम जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। बॉलीवुड की इफ्तार पार्टी से हमेशा चर्चा में रहने वाले और अजीत पवार गुट के एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का 12 अक्टूबर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर घात लगाकर फायरिंग की गई, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाबा की मौत के मामले ने सियासी रंग भी ले लिया था। इसको लेकर तत्कालीन शिंदे सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई थी। वाज़ेह हो कि बाबा सिद्दीकी तकरीबन 40 साल महाराष्ट्र की सियासत में रहे। वो महज 16 साल की उम्र में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे और 1999 से 2014 तक लगातार एमएलए रहे। कुछ महीने पहले ही वो एनसीपी में आए थे। सियासत ही नहीं, बाबा की बॉलीवुड में भी अच्छी पकड़ थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हमेशा चर्चा में रहती थी। मशहूर क्लासिकल सिंगर और पद्म भूषण से सरफराज उस्ताद राशिद खान ने 9 जनवरी 2024 को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया। राशिद खान भी कई सालों से लगातार कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। वो अस्पताल में इलाज के दौरान अपने आखिरी दिनों में भी रियाज किया करते थे। आपको बता दें कि राशिद खान ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी मौसीकी दी थी। फिलहाल सलाम टीवी उन सभी हस्तियों को खराज अकीदत पेश करता है और ये दुआ करता है कि उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम हासिल हो।
नाजरीन, नए साल पर सलाम टीवी के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कहते हैं पुराने साल की ठिठुरी हुई परछाइयां सिमटे, नए दिन का नया सूरज उफुक पर उठता आता है। आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद।